माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय सेल्फ सुरेंद्र यादव, एज ए फिजिक्स टीचर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक है गॉस नियम के अनुप्रयोग। बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई ना कोई हर साल पूछा जाता है। कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क में पूछे जाते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या हमें फाइंड आउट करना होता है, ये हम पढ़ेंगे। कभी कभी सीधा आ जाता है कि राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ, मतलब हमें बताना हो कि गॉस लॉ के प्रथम अनुप्रयोग को समझाइए या फिर कोई एक अनुप्रयोग पर समझाइए, तो हम कोई भी बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह से आता है, क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसलिए मैं लिख के बताया हूँ कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। और ये पहला जो नियम है वो क्या है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, ये हमारा फर्स्ट है। और अथवा क्वेश्चन इस तरह से 2018 में आया था बोर्ड एग्जाम में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया है, ज्ञात कीजिए इतना लिखा है, बस खाली ये मेंशन नहीं किया कि गॉस का अनुप्रयोग है या उसके प्रयोग करके उसको सॉल्व करिए। लेकिन अगर हमें फर्स्ट लॉ पता है तो हम निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कुछ लोग किए थे, कुछ लोग छोड़ भी दिए थे। तो आपको ऐसा ना गलती करो, इसलिए हमने इसको लिख के भी बताया कि 2018 में आया भी था और इस तरह से आया था। बाकी डायरेक्टली आता है कि गॉस के नियम का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ बताओ, तो आप लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको तैयारी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम पढ़ते हैं कैसे करना है। हमने लिया है एक अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशित सीधे तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। और ये विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं किस पे, एक सिलेंडर लिया है, ये फिगर आपके सामने है, ये हमारा तार है, अनंत लंबाई का है। लेकिन जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमने सिलेंडर लिया है, जो हमने बेलन लिया है, उसकी लंबाई L है और उसका जो इसका व्यास है, पृष्ठ है। ठीक है, तो वो क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और ये सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर ये प्लस चार्ज है इनसाइड ऑफ द, इसके अंदर में है, तो विद्युत क्षेत्र जो होता है अपवर्ड होता है, रेडियली होता है। और हम इस सिलेंडर को की जो हमने रेडियस ली है, त्रिज्या ली है, वो स्मॉल r है, और इस पे जो चार्ज है वो Q है, और इसके जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो L है। और हमने गॉसियन सरफेस लिया है, बेलन का गॉसियन सरफेस लिया है, कहने का मतलब ये बंद पृष्ठ है। तो इस पे हमें टोटल फ्लक्स क्या होगा वो निकालना होगा। और इसके बाद विद्युत क्षेत्र निकालना, तो हमें विद्युत क्षेत्र है और गॉसियन सरफेस के लिए विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स क्या होता है मोस्टली सभी को पता होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था फ्लक्स क्या होता है। एक बार फिर से हम उसका रिव्यू करते हैं, रिवीजन करते हैं क्या है। तो फ्लक्स क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, कहने का मतलब एक बीजगणितीय गुणन होता है किसका, विद्युत क्षेत्र और सरफेस क्षेत्र का, मतलब जो हमारा एरिया है, कोई सरफेस से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, उन दोनों का गुणनफल होता है, E इंटू DA ही होता है। ये हमने पढ़ा है। तो पहले हम अलग अलग पॉइंट पे उसका क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और बाद में गॉस का लॉ यूज करके हम विद्युत क्षेत्र निकाल देंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमें निकालना क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हमने जो हमने माना है हमें लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर, माना कि क्या है, बेलन का की त्रिज्या R है, R तथा हाइट, ऊंचाई कैपिटल L है। सेंटर पे वायर पर, तार पर Q आवेश है। अगर Q तार पे जो है Q
आवेश है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा होता है, हमने 3 तरह के जो है घनत्व पढ़े थे, कौन कौन से। तो अब हम तार के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या है, हमें फार्मूला पता है कि रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू कुल आवेश बटा कुल जो है लेंथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे, लीनियर है मतलब सरल रेखीय है, तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, कुल आवेश बटा कुल लंबाई। ठीक है, अब हम इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू कुल आवेश क्या है, स्मॉल क्यू, और इसका जो लेंथ है वो कैपिटल एल है। तो अगर हमें क्यू निकालना है तो क्या कैसे करेंगे, क्यू इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, लैम्डा एल। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इसका बेलन का जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस कौन सा सरफेस होता है, जिसके सारे ऐसा सरफेस जो बंद सरफेस का होता है, मतलब वो क्लोज फिगर होता है, तो ये गॉसियन सरफेस। सिलेंडर हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो इसका सिलेंडर का अगर हम निकालते हैं, सिलेंडर मतलब बेलन, तो अगर हम बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं, बेलन का क्षेत्रफल, इसको डिनोट ए से करेंगे, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आएगा, क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये पढ़ा था, लेकिन एच की जगह पे क्या है, एल है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 पाई आर एल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी, तो लिख लो 2 पाई आर एल। ये हमारा क्या है, क्या है भाई, ये हमारा क्रॉस सेक्शन, जो हमारा सिलेंडर है, ये जो बेलन है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब हमें निकालना है फ्लक्स। क्या निकालेंगे, फ्लक्स, बोले नहीं रहे हो, कौन सा फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये लिख लिया हो तो आप कर देंगे। ठीक है, चलो ये तो प्रश्न ही था, ये प्रश्न भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रश्न नहीं दिया होता, गॉस का फर्स्ट नियम लिखना है तो हमें प्रश्न तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि जो हमारा गॉसियन सरफेस पे जो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, विद्युत फ्लक्स निकाल, क्योंकि गॉस लॉ किस पे डिपेंड है, विद्युत फ्लक्स पे। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं, रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक ही बता पाएंगे। अच्छा चलो बताओ, अच्छा क्या, हाँ गुड। हाँ, तो जो ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र और जो उसका एरिया है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, उसका क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है E और A के बीच में जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कितने पॉइंट लिए हैं, आप देखिए 3 पॉइंट लिए हैं, P लिया है, Q लिया है और R लिया है। दिख रहा है ना, बराबर दिख रहा है ना, यस ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि R पॉइंट पे हमने बहुत छोटी एरिया ली है, वो एरिया क्या है, DA है। तो विद्युत क्षेत्र किधर है, ऊपर है, विद्युत क्षेत्र क्या है, ऊपर की साइड में है, और नीचे की साइड दूसरा जो है DA भी वही उसी डायरेक्शन में है। तो ये एक दूसरे के समांतर हुए, जब समांतर होंगे तो φ1 क्या होगा, φ1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा R पॉइंट है, यहाँ पे E और DA एक दूसरे से लंबवत है, 90 डिग्री बना रहा, और यही सेम पोजीशन जो है Q के लिए भी है। ये क्या, E और DA के बीच में क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ φ2 और φ3 दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, बट इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री है। तो हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, निकालेंगे किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। आप लिखते जाइए भी, हाँ, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स, ऐसे लिखिए, P बिंदु पर विद्युत
अब यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट किया गया है, बता दो भाई। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। 5 आप यहाँ देख सकते हो E इज परपेंडिकुलर टू DA। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। जब दोनों लंबवत है नो, यहाँ पे लंबवत नहीं है, पैरेलल है। पैरेलल है एक डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। तो उससे पहले तो हम फार्मूले लिखते हैं, क्या होगा, इंटीग्रेशन S सरफेस के लिए E वेक्टर इंटू DA। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5/1 SE DA cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, बोलो और लिखो भी, cos 0 डिग्री है। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अरे वाह, वेरी गुड, 1, सबको मालूम है। तो हम इसका मान रख देते हैं 1। E को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से S DA इंटू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं E S DA क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। अब इसका समाकलन करते हैं, तो समाकलन करेंगे तो पूरे के एरिया भी निकालेंगे, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, EA। ठीक है, ये क्या है, 5/1 P वैल्यू पर। लेकिन हमें तो A की वैल्यू भी पता है ना। अब यहाँ एरिया की वैल्यू रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 5/1 इक्वल टू E 2 पाई RL। ये होगा, ये कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इतना लिख लो। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे Q पर और फ्लक्स निकालेंगे R पर। इतना लिख लो, बहुत इजी है, समझ में आ गया। अरे वाह, तो इसमें समझना भी कुछ नहीं था, खाली मान रखना था। अगर फ्लक्स का फार्मूला पता है तो वैल्यू रख दो। अब देखना है कि E और DA दोनों पैरेलल है या नहीं है। अगर पैरेलल है तो 0 होगा, लंबवत है, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब दूसरे में आप देख सकते हो, यहाँ पे दोनों के बीच में, जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको याद है कि नहीं याद है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे, कौन कौन है वो, हाँ बोलो बोलो, हाथ तो उठाओ, कौन बता सकता है, एक, ओनली 1, 2, अच्छा ठीक है, चलो बता दो, बैठ के ही बताओ। अच्छा, विद्युत क्षेत्र पे। दूसरा किस पे, क्षेत्रफल पे। हाँ, तीसरा पॉइंट नहीं पता। हाँ, यही होता है, रिवाइज करना जरूरी है, भूल गए। देखो 3 चीजों पे होता है, 3 चीजों पे ही होता है। देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको फार्मूला याद है तो क्या है, विद्युत क्षेत्र पे होता है। और क्या होता है, दूसरा क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है उस पे, और इन दोनों के बीच में जो कोण है थीटा, उस पे 3 चीजों पे डिपेंड करता है। अब याद हो गया, तो अभी तीनों चीजों की वैल्यू हमें पुट करनी है, वहां रख दिया, आ गया। चलिए अब Q बिंदु पर निकलते हैं, लिख लिया, हाँ चलो फिर ठीक है, हम इसको रफ करते हैं और हम निकालते हैं वैल्यूज। किस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब P पे निकाला था, अब हम कहाँ निकालेंगे, क्या निकालना है हमें, Q पर विद्युत फ्लक्स निकालना है। और आप देख सकते हो दोनों पे इक्वल वैल्यू हो, तो एक निकाल लेंगे, दूसरे सिमिलरली कह देंगे, ऐसा ही होगा। लिखना है तो दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो Q बिंदु पे फ्लक्स क्या आएगा, हमने क्या लिया है, φ2 लिया है, तो φ2 फार्मूला वही पुराना, कौन सा, E वेक्टर, गुड, DA वेक्टर, क्या लिखे, SE DA cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका E वेक्टर परपेंडिकुलर टू DA है कि नहीं, है ना, फिगर में देखो ना, ये E है, ये A है, तो कितना एंगल बना है, 90 डिग्री है ना। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करें, मान रखेंगे, तो इंटीग्रेशन S E DA cos 90, cos 90 की वैल्यू कितना, 2, 5, कितना बोलो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1।
ठीक है, 1 होती है? अरे 1 नहीं होती, 0 होती भाई। ये गलतियां करोगे बोर्ड में। DA इंटू 0, तो ये क्या हो गया 0, तो 5 2 क्या हो गया 0। तो ये हो गए इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 था, ये है इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब आप देख सकते हो यही वैल्यू इसकी भी है कि 90 है। देख लो R पे क्या होगा, डायरेक्ट लिखेंगे इसको फिर से लिखना है। चलो हम तो लिख देंगे, हमें तो कुछ करना नहीं, खाली पॉइंट बदलना है। अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, इतना लिख लिया। चलो हम लिख देते हैं, सिमिलरली लिखना है तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और ये 5 3 है, लिख दे। अब यहाँ 5 3 मैंने कर दिया, बाकी तो सब सेम ही है, ये भी सेम है, यहाँ पे 3 कर दिया। आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अच्छा लगा? ये तो हमने अलग अलग पॉइंट पे फ्लक्स निकाल लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे निकाल लिया, सिलेंडर के एक सरफेस पे निकाल लिया, तो पूरे का समाकलन कर दिए तो पूरे सिलेंडर का आ गया। अब हमें निकालना है कि टोटल फ्लक्स क्या होगा। कितना लिख लिया? हाँ या ना बोलो तो यस। ओके, तो इसको हम करते हैं रफ और निकालते हैं कुल फ्लक्स। तो हम निकालेंगे इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कुल फ्लक्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल फ्लक्स। तो हम लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स। अगर कुल विद्युत फ्लक्स बता रहे हैं तो ये क्या लेंगे, फाई लेंगे। क्या लेंगे? फाई। अब बता दीजिए, आप लोग ही बता दीजिए फाई की वैल्यू क्या होगी। कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग? क्या होगा बता दो। आपने 3 निकाला था, उसी को जोड़ दो, क्या करना है। अच्छा 5 1 आप बोलोगे, सही है। 5 2 क्या है 5। ओके, ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1 2 3 4, कौन सी थी? 3 4 5, 5 इक्वेशन निकाला था ना, एक 5 1 के लिए, एक 5 3 के लिए, ये निकाला था ना। अरे बोलते जाओ यार, हम जीवित प्राणियों से बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, E वेक्टर इंटू 2 पाई RL, ये किसका था 5 1 का। इक्वेशन नंबर कौन सी है, तुम लोग पीछे देखो, मैं तो रफ कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 है। 5 2 की वैल्यू क्या थी 0 थी, 5 3 की वैल्यू 0 थी। अच्छा मालूम पड़ गया, देख के बता रहे हो कैसे? अच्छा देख के, ठीक है। अब इसको 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये वैल्यू जो वैल्यू बची है वही रहेगी, क्या हो जाएगा E 2 पाई RL, ये रही वैल्यू 5 की। टोटल फ्लक्स हमें मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी, 6 होगी, क्योंकि 5 तक हमने निकाल दिया था। अब हमारा फ्लक्स तो मिल गया, हमें निकालना ये थोड़ी था फ्लक्स, हमें निकालना था क्या, विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना था, अनंत लंबाई के वायर पर, ठीक है। अगर क्या निकालना था, हमें विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो विद्युत क्षेत्र किससे निकालेंगे, गॉस का अनुप्रयोग है तो गॉस का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गॉस के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, गॉस कुछ भी लिखो चलेगा, ठीक है। गॉस के नियमानुसार क्या था भाई, नियमानुसार क्या निकाला था, हमने निकाला था फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखो, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही था ना, ये क्वेश्चन नंबर कर दो 7, 1 2 3 7, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यही है ना। चलो ओके, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा एंड सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन, ये क्या है, गॉस का नियम है, ठीक है, गॉस का नियम। तो अब क्या करें, गॉस का नियम तो हो गया। अब फ्लक्स की वैल्यू ये है, ये इसके बराबर है, ये मान हमने निकाला है, ये है, यही है ना। तो चलो लिख दो, ये फ्लक्स की वैल्यू ये इसके बराबर है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये डायरेक्ट इसके बराबर लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, समीकरण किससे, समीकरण 6 से
6 की सहायता से हमें निकालना है फ्लक्स की वैल्यू। क्या लिख देना है हमें? ये वैल्यू लिखना है। ये क्या है? ये दिख रहा है E 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे सिग्मा लिखने का मतलब है कुल चार्ज है, और जो हमारा चार्ज है वो क्या है? क्यू ही है। अब क्या करेंगे? निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो इसको कहाँ ले जाएंगे? राइट साइड में। लेकिन हमें इसकी वैल्यूज भी लिखनी है। वो कहाँ है? आवेश कहाँ है? यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू क्या है? लैम्डा एल। क्या है? लैम्डा एल। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पहले पुट करनी है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो हम इसको कर देते हैं रफ। तो आगे इसकी वैल्यू लिखना है हमें ई वेक्टर 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कहां से इसका मान निकाला? यहां से ले लिया। ठीक है। अब हमें देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एल से एल कैंसिल हो गया। तो हमें निकालना क्या है? ई की वैल्यूज। जब हम इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 अपान आर। तो ये हमारे गॉसियन सरफेस के लिए, जो हमारा सिलेंडर था, इसके लिए क्या है? विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज है। ये हम निकालेंगे इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कुल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल फ्लक्स। तो हम लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। कुल विद्युत फ्लक्स। अगर कुल विद्युत फ्लक्स बता रहे हैं तो ये क्या लेंगे? फाई लेंगे। क्या लेंगे? फाई। अब बता दीजिए, आप लोग ही बता दीजिए फाई की वैल्यू क्या होगी? कितने लोग बता सकते हैं? कितने लोग? क्या होगा बता दो। आपने 3 निकाला था, उसी को जोड़ दो। क्या करना है? अच्छा 5 1 आप बोलोगे, सही है। 5 2 क्या है? 5। ओके। ये कहां से आया? इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1 2 3 4। कौन सी थी? 3 4 5। 5 इक्वेशन निकाला था ना। एक 5 1 के लिए, एक 5 3 के लिए। ये निकाला था ना। अरे बोलते जाओ यार, हम जीवित प्राणियों से बात कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? ई वेक्टर इंटू 2 पाई आर एल। ये किसका था? 5 1 का। इक्वेशन नंबर कौन सी है? तुम बुक में पीछे देखो, मैं तो रफ कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 है। 5 2 की वैल्यू क्या थी? 0 थी। 5 3 की वैल्यू 0 थी। अच्छा मालूम पड़ गया। देख के बता रहे हो कैसे? अच्छा देख के। ठीक है। अब इसको 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 ही होता है। तो ये वैल्यू, जो वैल्यू बची है वही रहेगी। क्या हो जाएगा? ई 2 पाई आर एल। ये रही वैल्यू फाई की। टोटल फ्लक्स हमें मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी होगी? 6 होगी, क्योंकि 5 तक हमने निकाल दिया था। अब हमारा फ्लक्स तो मिल गया। हमें निकालना ये थोड़ी था फ्लक्स, हमें निकालना था क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना था? अनंत लंबाई के वायर पर। ठीक है। अगर क्या निकालना था हमें? विद्युत क्षेत्र निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किससे निकालेंगे? गॉस का अनुप्रयोग है तो गॉस का नियम लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? गॉस के नियमानुसार। क्या लिखेंगे? गॉस गॉस कुछ भी लिखो चलेगा। ठीक है। गॉस के नियमानुसार क्या था भाई? नियमानुसार क्या निकाला था? हमने निकाला था फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन। क्या लिखो? ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। यही था ना। ये क्वेश्चन नंबर कर दो 7। 1 2 3 7। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यही है ना। चलो ओके। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा एंड सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन। ये क्या है? गॉस का नियम है। ठीक है। गॉस का नियम। तो अब क्या करें? गॉस का नियम तो हो गया। अब फ्लक्स की वैल्यू ये है, ये इसके बराबर है। ये मान हमने निकाला है, ये है, यही है ना। तो चलो लिख दो। ये फ्लक्स की वैल्यू ये इसके बराबर है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ये डायरेक्ट इसके बराबर लिख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, समीकरण किससे? समीकरण 6 से
6 की सहायता से हमें निकालना है फ्लक्स की वैल्यू। क्या लिख देना है हमें, ये वैल्यू लिखना है। ये क्या है, ये दिख रहा है, E 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे सिग्मा लिखने का मतलब है कुल चार्ज है, और जो हमारा चार्ज है वो क्या है, क्यू ही है। अब क्या करेंगे, निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में, लेकिन हमें इसकी वैल्यूज भी लिखनी है। वो कहाँ है, आवेश कहाँ है, यहाँ पे। तो क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल, क्या है लैम्डा एल। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पहले पुट करनी है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो हम इसको कर देते हैं रफ। तो आगे इसकी वैल्यू लिखना है हमें, ई वेक्टर 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कहाँ से इसका मान निकाला, यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब हमें देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो एल से एल कैंसिल हो गया। तो हमें निकालना क्या है, ई की वैल्यूज। जब हम इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन इंटू 1 अपान आर। तो ये हमारे गॉसियन सरफेस के लिए, जो हमारा सिलेंडर था, इसके लिए क्या है, विद्युत क्षेत्र की वैल्यूज है ये। क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि को किसे डिनोट करते हैं, वेक्टर से। तो अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखें तो ई वेक्टर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र है, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या है, जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग का पहला नियम हो गया, पहली वैल्यूज है, या फिर अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया तो उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र ही निकालना था। तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर है। तो आपको अगर ज्ञात करना है तो आंसर लिखना है, डिराइव करना है तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।